टोक्यो रिवेंजर्स एक ऐसी स्टोरी जिसको जितना ज्यादा सिंपल और वो जो चीजें दे रहे उसको ढंग से एक्सप्लेन करना उतना ही मुश्किल है जितना यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना। वेल वो भी ट्राई करने से क्लियर हो जाता है, सो या मैं भी ट्राई करूंगा कि तुम्हें ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊं। वेल इफ यू आस्क मी कि इसके अंदर क्या इतना ज्यादा मुश्किल है, क्या ये एनीमे इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसका आंसर होगा नहीं। तो इस एनीमे के अंदर मुश्किल क्या है? तो देखो जो एनीमे के अंदर दिखाया आई मीन उसकी स्टोरी वो बहुत ज्यादा आसान एक्सप्लेन करना, बट जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो ये कि जो ये एनीमे दे रहा है लाइक इसकी स्टोरी बिल्डिंग, फिर उसके बाद इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसके बाद इसका गैंगस्टर वाला एलिमेंट, उसके बाद इसकी मिस्ट्रीज, उसके बाद इसका टाइम ट्रेवल वाला कॉन्सेप्ट और बहुत कुछ। और ये सारी चीजें इतनी सारी है कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि किसके ढंग से बात करूँ, बिकॉज दिस एनीमे हैज सो मच टू ऑफर यू। वेल तुम्हें हर एक सीजन का पता होता है कि हाँ ये वाला एनीमे है जो कि ब्लो अप होगा। इस एनीमे के साथ भी थोड़ा बहुत ऐसा ही सेम सीन था, मतलब पहले एपिसोड के हिसाब से ज्यादा पॉपुलर हो रहा था ये वाला एनीमे। बट जो सबसे वियर्ड बात थी वो ये थी कि इसके 3 एपिसोड आने के बाद इसकी लाइव एक्शन अनाउंस हो गई थी, जिससे मेरे को इतना आइडिया लग गया था कि हाँ इसकी मांगा में दम है बॉस। तो इसके बाद मैंने थोड़ी रिसर्च करी और मेरे को ये पता चलता है कि इसकी मांगा ने कोडांशा की बेस्ट शोनन जॉनरा के अंदर अवार्ड जीता था 2020 के अंदर, और इसके मांगा की 3 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी बिकी थी उस समय। और जब इसका एनीमे आया वो 3 मिलियन से सीधा 15 मिलियन पहुंच गई थी। तो इससे मेरे को ये भी आइडिया लग गया था कि हाँ इसकी स्टोरी में भी दम है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इसके आगे मेरे बहुत सारे ओपिनियन होंगे जिसके कॉन्टेक्स्ट के लिए तुम्हें प्लॉट पता होना चाहिए, और वही चीज मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लूजर मेन कैरेक्टर के साथ जिसका नाम होता है ताकेमिची, जो कि किसी भी चीज से बहुत जल्दी हार मान जाता है और किसी भी चीज के लिए बहुत आराम से सॉरी भी मांग लेता है। बट एक दिन उसको ये पता चलता है कि उसकी एक लौती गर्लफ्रेंड स्कूल की, जिससे वो अब बात भी नहीं करता, वो मारी जाती है टोक्यो माजिन गैंग के द्वारा, जिसका नाम होता है हिनाटा। हाँ मतलब मोस्टली वॉयलेंस तो हिनाटा वाले कैरेक्टर के साथ ही होता ना। ये जोक था, ठीक है ये जोक था, आई एम नॉट अ। और इसी इंसिडेंट को सोचते वो अपने जॉब से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। ठुकरा के मेरा प्यार दुनिया इंतकाम देखेगी। ओह वो बंदी देखेगी क्या, जिंदा ही नहीं रही ना। तो इसी के बाद वो पहुंचता दूसरी सबसे लोकप्रिय जगह ड्रॉप टेस्ट के लिए, जिससे तुम्हें इसेकाई मिले, यस ट्रेन स्टेशन। एंड गेस व्हाट, उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे हमको इससे गए तो नहीं बट इसके इक्विवेलेंट टाइम ट्रेवल मिलता है। हाँ मतलब ये बात तो ठीक है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग के सामने जाके मर जाओ तो मेरे साथ कुछ सुपरनेचुरल चीजें हो जाएगी। दैट मेक नो वंडर कि रशियन ऐसे एनीमे क्यों बैन करे, क्या पता कोई बंदा प्रैक्टिकल करने चले जाए। देखो मैं ऐसी चीजें प्रमोट नहीं करता, और अगर तुम करने गए कुछ चीजें होती है भूलने के। हाँ तो ये एनीमे तुम्हें एक मिस्ट्री है तो एक क्लिफ हैंगर के साथ छोड़ती है कि आखिर लड़कियों को मारा तो किसने मारा, क्योंकि शुरुआत में तुम्हें पता होता है कि हाँ इस गैंग ने मारा था, बट जब तुम्हें उनकी साइड दिखती है तो तुम वापस से कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर किसने मारा था। और वही चीज तुम्हें फाइंड आउट करनी है पूरी सीरीज के अंदर। वेल अगर मैं बात करूँ एक टाइम ट्रेवल वाले एनीमे पे जिसके अंदर मिस्ट्री भी हो, तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे एनीमे आएंगे जिनमें से कुछ जाने माने होंगे, इरेज और स्टाइन्स गेट, है ना। बट अगर तुमने ऊपर वाले दोनों एनीमे नहीं देखे और तुम्हारी ऐसी पहली सीरीज है तो आई एम डैम श्योर ये एनीमे तुम्हें कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करेगी और तुम्हें पूरा हिला के रख देगी इसकी स्टोरी लाइंस। बट अगर तुमने ऐसे टाइप के एनीमे देखे हैं स्पेशली इरेज, तो लोग टोक्यो रिवेंजर्स के इरेज की कॉपी बुला रहे हैं, जो कि कई हद तक गलत है। क्योंकि अगर तुम टोक्यो रिवेंजर्स के अंदर इरेज वाली चीजें ढूंढोगे तो तुम कभी टोक्यो रिवेंजर्स को ढंग से एंजॉय ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आधे टाइम तुम कंपैरिजन करते रहोगे। बट अगर मुझे डिस्कशन खत्म करना हुआ कि टोक्यो रिवेंजर्स क्यों कॉपी नहीं है इरेज की, तो मैं सीधी बात कहना चाहूंगा टोक्यो रिवेंजर्स और इरेज दोनों ही बढ़िया हैं। दोनों के अंदर बस 2 ही चीजें सिमिलर है कि दोनों ही एनीमे तुम्हें एक मिस्ट्री के साथ छोड़ती है और दोनों ही एनीमे के अंदर दोनों ही टाइम ट्रेवल करके पीछे जाते हैं, बस यही चीजें सिमिलर है। बट अगर तुम्हें मेरा और बायस्ड और डीप ओपिनियन सुनना है तो सुनो, टोक्यो रिवेंजर्स ज्यादा डीप है इरेज से और इरेज ज्यादा बढ़िया है मिस्ट्री और थ्रिलर के मामले में टोक्यो रिवेंजर्स से। अगर मैं इस चीज को और क्लैरिफाई करूं तो सुनो, इरेज अपनी मिस्ट्री वाली एलिमेंट को ढंग से एग्जीक्यूट कर देती है उसकी ओएसटी से, उसके बाद उसके बैकग्राउंड सेटिंग और उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट की वजह से, जो कि टोक्यो रिवेंजर्स करता है बट इरेज वाले लेवल का नहीं। बट क्या पता आगे जाके कर दे, क्योंकि ये सीरीज अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। और टोक्यो रिवेंजर्स इसलिए ज्यादा डीप है इरेज से क्योंकि वो रियलिटी पे ज्यादा फोकस करता है। फॉर एन एग्जांपल तुम गैंगस्टर वाला एलिमेंट ले लो, इसके अंदर ये दिखाते हैं कि गैंगस्टर कितने ब्रूटल हुआ करते थे पहले जापान के, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी है। वेल अगर मैं तुमसे पूछूं कि गैंगस्टर टाइप के कैरेक्टर मेनली एनिमे में कैसे होते हैं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? वो एक ऐसे टाइप के कैरेक्टर होता है जो कि बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं, जो कि बिना बात के वायलेंस करते हैं और जिनके शरीर में बहुत सारे टैटू होते हैं और जिनके बाल भी कलर्ड होते हैं, है ना, जो कि मेनली हर एक एनिमे की कैरेक्टरिस्टिक होती है गैंगस्टर को लेके। ऐसे टाइप के कैरेक्टर मेनली साइड कैरेक्टर होते हैं, बट इस एनिमे में एज अ मेन कैरेक्टर की तरह दिखा रहे हैं गैंगस्टर वाली चीज को, जिसकी वजह से हम इस वाली साइड को भी एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, जो कि बहुत कम एनिमे करते हैं।
जिसको तुम जितनी बार देख लो तुम्हें हर बार अनरिलेटेबल लगती है, बट तब भी तुम्हें गैंगस्टर वाली चीजें पसंद आती है। जिसका कारण ये है कि जो कि मेनली कैरेक्टरिस्टिक है गैंगस्टर को लेके वो ये एनीमे भी फॉलो करती है शुरुआत में, जिससे ये तुम्हें एक पॉइंट पे कनेक्ट कर पाया, जो कि ये सक्सेसफुली कर भी लेती है। बट उसके बाद ये वाली एनीमे डीप चले जाती है, क्योंकि शुरुआत में जितना फन और इंटरेस्टिंग इन्होंने शुरुआत में दिखाया है गैंगस्टर को, उतना ही डीप और ब्रूटल इन्होंने बाद में दिखाया है। क्योंकि ये एनीमे कुछ हद तक उस ब्रूटैलिटी को रिप्रेजेंट करने लग जाती है जैसे जापानीज गैंगस्टर हुआ करते थे पहले। अगर तुम्हें नहीं पता कि वो कितने बदतर हुआ करते थे तो तुम एक बार रिसर्च करो 44 डेज ऑफ हेल और शिबुया इंसिडेंट के बारे में, तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने ब्रूटल हुआ करते थे वो। तो ये एनीमे उसी ब्रूटैलिटी को कुछ हद तक दिखाने लग जाते हैं 4th या 5th एपिसोड के अंदर तक, जो कि एक टाइम के लिए एंटरटेनिंग और डीप दोनों है। और यही पे आता है मेरा तीसरा पॉइंट कि एनीमे जितना मर्जी सीरियस हो जाए ये अपना लाइट मोड वाली चीजें और फनी वाली चीजें कभी छोड़ती नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें इन्हें ब्लेंडेड रहती है ना कि तुम्हें कभी ऐसा फील नहीं होता कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जोक है, जो कि मेरे को इस एनीमे की सबसे बढ़िया बात लगी। और ये एनीमे उस चीज को भी ढंग से दिखाती है जब हम कहते रह जाते हैं कि काश मैंने ये चीज कर ली होती है, काश मैंने डिसीजन ले लिया होता। इस चीज को ऐसे करके दिखाती है कि अगर तुम्हारे पास एक ऑप्शन होता तो तुम कितने बढ़िया और कितने एक्यूरेट डिसीजन लेते उस समय। और यही एक ऐसा लौता एनीमे नहीं है जिसके अंदर ये सब होता है। याद है शुरुआत में मैंने 2 एनीमे के नाम लिए थे जिनके अंदर टाइम ट्रेवल है, उनके अंदर भी ऐसा होता है। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि वो अपने टाइम ट्रेवल वाली चीजों को ढंग से क्लैरिफाई करते करते वो अपनी सिंपलनेस खो देती है, जिसकी वजह से सीरीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाती है एक पॉइंट पे। और यही प्रॉब्लम हर एक टाइम ट्रेवल वाले एनीमे के अंदर पाई जाती है। बट ये वाली प्रॉब्लम बस मैंने 2 ही एनीमे के अंदर नहीं देखी थी, जो कि तुम्हें खुद भी पता है कौन से एनीमे, इरेज्ड और टोक्यो रिवेंजर्स, जिसकी वजह से मेरे को दोनों शो काफी अच्छे लगते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब मैं इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर बात करूं तो वो 4 से 5 एपिसोड के हिसाब से काफी इंसेन है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कैरेक्टर को इवॉल्व करा, उनकी बैक स्टोरी दिखा के, उनको ज्यादा स्क्रीन टाइम दे के और उनके साथ ज्यादा कनेक्शन बिठा के, वो काफी इंसेन लगता है मेरे को। बट फिर भी मेरे को अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट एक वर्ड में बोलना हुआ तो उसका आंसर होगा हर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को वैल्यू देता है। अब मेरे को पता है कि ऊपर की दोनों चीजें तुम्हें कुछ पल लेनी पड़ी होगी, सो या मेरे को एग्जाम्पल के साथ समझाने दो। बट स्पॉइलर अलर्ट, अगर तुमने 4 एपिसोड नहीं देखे तो नीचे टाइम स्टैम्प दे रहा हूं, उसके हिसाब से स्किप कर देना। स्किप करना, वीडियो बंद नहीं, ठीक है, याद रखना वो चीज, क्योंकि अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इस एनीमे को फ्री में कैसे देखा जाए। तो यार वीडियो लास्ट तक देखना। हाँ, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कैसे एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को वैल्यू देता है, और इसके लिए मेरे पास 2 एग्जांपल है और उन दोनों एग्जांपल से तुम्हें समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जांपल के साथ, जो कि है हिनाटा का कैरेक्टर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि हिनाटा का कैरेक्टर किस टाइप का है तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? वो एक ऐसी टाइप की कैरेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, केयरिंग है, चीयरफुल है, और जहाँ पे उसको गलत दिखता है वो बहुत जल्दी स्टैंड आउट कर लेती है ना। और यही सेम चीज अपने मेन कैरेक्टर को मोटिवेट करती है, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि वो किस टाइप का बंदा था, एक लूजर। बट अब जब उसके पास ऑप्शन है अपने आप को चेंज करने का, वो अपने आप को चेंज भी कर रहा है। बट हर बार वो बहुत आराम से हार मान जाता था उसकी आदत की वजह से। बट जब भी वो हार मान जाता था वो हिनाटा की वजह से मोटिवेटेड रहता था हर वक्त, और इसी वजह से वो हर एक कदम लेता था जिससे वो अपने आप को चेंज कर सके, जिससे आगे जाके वो उस लड़की को बचा पाए जो कि आगे जाके मरने वाली है। अब तुम दूसरा एग्जांपल ले लो ड्राकेन का। हाँ, वही कूल डूड गैंगस्टर। एक सीन में सोचा कि ड्राकेन और माइकी दोनों को अपना सर झुकाना होता है क्योंकि एक इंसिडेंट की वजह से, बट माइकी अपना सर झुकाता नहीं क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी गलती ही नहीं थी। बट तब भी ड्राकेन उसका सर जबरदस्ती नीचे झुकाता है क्योंकि सामने वाली की फीलिंग्स ना हर्ट हो, क्योंकि उनके आसपास सारे इंसान हैं, उनकी भी एक फैमिली होती है जिनको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर उनके गैंगस्टर वाले एक्ट की वजह से कोई भी इनोसेंट की जान जा रही है कि वो भी इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके लिए उनको जरूर से सॉरी मांगनी चाहिए। और इसी वजह से हर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को वैल्यू देता है। ये वाला पार्ट आधा पार्ट था कैरेक्टर डेवलपमेंट का, अभी मेन पार्ट चालू होगा। अब जैसे कि तुम्हें पता है कि पहले मैंने क्या कहा था कि इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट 4 से 5 एपिसोड के हिसाब से काफी इंसेन है, क्योंकि तुम कोई भी कैरेक्टर ले लो इस एनिमे का, चाहे वो साइड कैरेक्टर क्यों ना हो, तुम उसका पास्ट वाला वर्जन देखना और प्रेजेंट वाला देखना, तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा कितना इंसेन है। और इस चीज को ढंग से समझाने के लिए मेरे पास वापस से 2 एग्जांपल है, जिसमें से सबसे पहला एग्जांपल तुम ले लो माइकी का। वो एक ऐसे टाइप का कैरेक्टर था जो कि गैंगस्टर के लिए एक अलग से ही एरा बनाना चाहता था और उनको दिखाना चाहता था कि गैंगस्टर कितने बड़े मसीहा हो सकते हैं। बट ये उसकी पास्ट की थिंकिंग थी, क्योंकि फ्यूचर में सबसे डेडलीस्ट क्राइम में सबसे बड़ा नाम उसी का था। फिर तुम दूसरा एग्जांपल ले लो इसके दोस्त का, जिसका नाम होता है आत्सुई AKA आकुन। ये एक ऐसे टाइप का कैरेक्टर था जो कि अपने मेन कैरेक्टर के लिए किसी की भी जान ले सकता था, बट ऐसा वो पास्ट में था क्योंकि फ्यूचर में वही बंदा अपनी मेन कैरेक्टर की जान लेने गया था। इससे ये रियलाइज होता है कि टाइम कितनी आसानी से चेंज हो सकता है, क्योंकि एक इंसान को चेंज करने के लिए बस एक हादसा काफी होता है। बट तुम्हें ऐसा नहीं लगता जितनी भी मैंने पीछे बात कही उसके अंदर कभी टाइम इक्वल था ही नहीं, क्योंकि हर एक कैरेक्टर एक घटना के चलते चेंज हुआ है, जिस घटना को अपना मेन कैरेक्टर रोक भी सकता है टाइम में पीछे जाके। बट जो इसके आगे होगा वो उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि पूरी सीरीज में टाइम किसी के लिए भी नहीं रुका, वो बस चलता गया। और अपने मेन कैरेक्टर के पास टाइम में पीछे जाने की शक्ति थी, ना कि उसको कंट्रोल करने की।
अब तुम्हारा काम है ढूंढने का कि टोक्यो रिवेंजर्स का मतलब क्या है और आखिर में लड़की को मारा तो किसने मारा। और इस एनिमे की जो चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि इस एनिमे के अंदर गैंगस्टर वाला एलिमेंट होते हुए भी घोर सीन इतने नहीं है, जो कि काइंडा थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है, बट हाँ फाइन है थोड़ा बहुत। मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगी, चाहे तो तुम्हें ये चीज अच्छी लगे, क्या तुम्हें कुछ फर्क ही ना पड़े। और दूसरा इसकी एनिमेशन, भाई ओपनिंग और एंडिंग के एनिमेशन देखो यार, पूरा जमीन आसमान का डिफरेंस मिलेगा तुम्हें। तुम बस ओपनिंग और एंडिंग के कलर और उसकी क्लैरिटी देखो, फिर एनिमे की देखो, डिफरेंस पता चल रहा है ना। बट एक्सेप्ट दैट बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सीरीज से, मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगी ये वाली सीरीज और मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करता हूँ कि तुम भी जाके देखो। और अगर तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन है कि भाई इसको मैं देखूँ कहाँ से, वो भी फ्री, तो कोई ना गाइज, आई हैव सोल्यूशन। तुम इसको एनिमे की जियो टीवी यस म्यूजिक एशिया पे फ्री में देख सकते हो। छी 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 भाई मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर को हो क्या गया है। अगर तुम्हें नहीं पता कि म्यूजिक एशिया क्या है, वो यूट्यूब में एक चैनल है जहाँ पे एनिमे फ्री में मिलते हैं, वो भी लीगली और अच्छी क्वालिटी के साथ। तो जरूर से वहाँ से जाके देखना और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके तुम देख ही लेना आराम से। बाकी ये तक थी मेरी वीडियो, अब मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, जो कि शायद से मेरे को भी नहीं पता कब आएगी, तो या छोड़ो। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, और जैपनीज में क्या कहते हैं, हाँ सायोनारा।